बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस असद जावेद घिराल पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत शुरू की तो नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी पेश हुए, जबकि हमजा शहबाज की जानिब से आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज एडवोकेट पेश हुए हैं। समाअत के दौरान नैब के वकील ने हमजा शहबाज के वकील की जानिब से दिए गए गुज़श्ता रोज के दलाइल पर जवाबी दलाइल दिए और दरखास्त जमानत की मुखालफत भी की। नैब वकील ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि हमजा शहबाज के असासे 2003 में सिर्फ चंद लाख थे, जबकि 2018 में इनके असासे 537 मिलियन यानी 53 करोड़ 70 लाख रुपए हो गए हैं। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि हमजा शहबाज के ज़ाती अकाउंट्स में करोड़ों रुपए गैर कानूनी तरीके से आए और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इस मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी शुरू हुई। नायब वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि हमजा शहबाज को नोटिस दिए गए, लेकिन हमजा शहबाज ने रकम के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद 2020 में नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। ये रेफरेंस 20 मुल्जिमान के खिलाफ दायर किया गया, जिसमें से 6 मुल्जिमान इश्तिहारी हो चुके हैं, जबकि 4 मुल्जिमान रेफरेंस में वादा माफ गवाह बन गए हैं। 11 नवंबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और अब ट्रायल जारी है, जबकि इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट से हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मुस्तरद हो चुकी है। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज को बैरून मुल्क से 81 मिलियन की टीटीज आई। हमजा शहबाज ने अपनी ट्रांजैक्शंस और वसूल रकम का आज तक कोई सोर्स नहीं बताया है। अदालत में दलाइल देते हुए नायब वकील ने कहा कि मुश्ताक चीनी ने कई लाख का जाली कर्जा हमजा शहबाज के अकाउंट में भेजा, कोई पापड़ वाला तो कोई दूध वाला हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे भेजता रहा। पापड़ वाले बेचारे को तो पता नहीं कि इनका शनाख्ती कार्ड या बैंक अकाउंट कहां पर इस्तेमाल हो रहा है। हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के बेनिफिशियरी हैं। केस में सिर्फ हार्डशिप को नहीं, मैरिट्स को भी देखा जाता है। नायब वकील की जानिब से यह बताया गया कि ट्रायल में 3 तारीखें हमजा शहबाज के वकला ने ली हैं, जिसके सबब ताखीर हो रही है, जबकि नायब ने ट्रायल में एक भी तारीख नहीं मांगी। दूसरी जानिब हमजा शहबाज के वकला की जानिब से दलाइल ये दिए गए कि हमजा 2 साल से कैद हैं, 3 साल बाद अगर बरी होकर निकलेंगे तब नैब क्या करेगा, बरियत के बाद कौन हिसाब देगा, अगर वक्त पर ट्रायल मुकम्मल नहीं होता तो जमानत इनका हक है। हमजा शहबाज के वकला की जानिब से आर्टिकल 199 को सहारा बनाया गया, जिसके मुताबिक ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर जमानत ली जा सकती है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए 1-1 करोड़ के 2 जमानती मचलके जमा कराने के बाद इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में 11 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो 84 रोज तक जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में भी रहे। हमजा शहबाज की जानिब से इससे पहले भी जमानत की दरखास्त दायर की गई थी, जो कि 11 फरवरी 2020 को लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जबकि 22 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत के लिए दायर दरखास्त हमजा शहबाज की वकला की जानिब से वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी थी। 17 अगस्त को नैब ने एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, इनके 2 बेटों और कुंबे के दीगर अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का 8 अरब रुपए का रेफरेंस जो है वो दायर किया था। 20 अगस्त को लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और इनके अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर किया था। मज़कूरा रेफरेंस में शहबाज शरीफ पर इल्जाम आयद किया गया कि वो अपने खानदान के रकीन और बेनामी दार के नाम पर रखे हुए असासों से फायदा उठा रहे हैं, जिनके पास इस तरह के असासों के हसूल के लिए कोई वसाइल नहीं थे। शहबाज खानदान के कुंबे के अफराद और बेनामी दारों को अरबों की जाली गैर मुल्की तरसीलात इनके जाती बैंक खातों में मिली हैं। इन तरसीलात के ज़र के अलावा अरबों रुपए गैर मुल्की तनख्वाह के ऑर्डर के जरिए लौटाए गए, जो हमजा और सलमान के जाती बैंक खातों में जमा थे। इस रेफरेंस में शहबाज शरीफ, इनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जिमान पर 11 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की गई थी। दूसरी जानिब नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जानिब से हमजा शहबाज की जमानत का खैर मकदम किया गया
गया है। उनका कहना था कि हमजा शहबाज ने हौसले और सब्र के साथ कुर्बानी दी, लेकिन वो डटा रहा। हम हमजा शहबाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनका कहना था कि हमजा शहबाज की कमी मुझे हर जगह पर महसूस हुई। वो बहुत मेहनती हैं, हम दोनों मिलकर पार्टी को जो है वो अब मजीद मजबूत करेंगे। दूसरी जानिब 20 महीने तक कैद रहने वाले हमजा शहबाज की जमानत के बाद सवाल जन्म ले रहे हैं कि आखिर इन्हें अब तक जेल में क्यों रखा गया था। 20 महीने जेल में रहे मगर ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सका और अब इनकी रिहाई का हुक्मनामा भी आ गया। अगर इन पर रेफरेंस दायर किया गया तो अब ट्रायल मुकम्मल क्यों नहीं हो सका। सवाल ये भी है कि क्या हमजा शहबाज की जमानत नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमजा शहबाज साहब को आज जो है वो तकरीबन 20 महीने के बाद रिहाई मिली है जमानत पर। ट्रायल तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, क्या समझते हैं कितनी बड़ी नाकामी है मलिक साहब ये नैब की? जी देखिए, इसमें पहली तो ज्यादती ये थी कि जो रेफरेंस उन्होंने फाइल किया वो हमजा साहब को गिरफ्तार करने के कोई कम से कम 12, 14, 15 माह के बाद फाइल किया, ऑलमोस्ट आफ्टर लाइक 16-17 मंथ्स टू बी एग्जैक्ट। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इसमें एक इलीगल एक्ट था कि अगर आपके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी और आपके पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं था जिसकी बेसिस पे आप कोई रेफरेंस फाइल कर सकते हो, तो फिर 17 माह पहले उनको गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत थी। तो दैट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट कि आपने उनको शायद एक इलीगल कस्टडी में रखा गालिबन, और पहले उनको गिरफ्तार कर लिया और फिर जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि विद इन इतने स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान आपने उसको कंक्लूड करना है, चेंज है कि आप रेफरेंस फाइल ही ना कर सके 15-16 माह। तो ये एक बड़ा अजीब सा सिलसिला था ये सारा। तो आज अदालत ने इस चीज़ को भी नोटिस किया और उन्होंने ये कहा कि इसमें प्रोसिक्यूशन के अंदर भी बहुत फ्लॉज नज़र आए और सारी बात जो थी तो उस पर सारी ताख़ीर जो थी वो उसके ऊपर अदालत ने बड़ा सीरियस कंसर्न शो किया। अच्छा मलिक साहब, तकरीबन 20 महीने तक कैद रहे हमजा शहबाज साहब और गालिबन इसी दौरान उनकी जो बेटी हैं उनकी पैदाइश भी हुई। फिर हमने ये भी सुना कि आर्ज़ाए क़ल्ब में भी वो मुब्तला रही। अब कैद में रहने के बाद बग़ैर किसी सज़ा और जज़ा के बड़ा एक लंबा अरसा 20 महीने का किस तरह से होगा, इसका हिसाब किस खाते में गए ये 20 महीने? जी बिल्कुल, आपने बड़ा दुरुस्त ये आपका नुक्ता आपने इसमें ऑब्जर्व किया है कि एक तो हमजा साहब की कोई शादी के कोई 18 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी और उस पर वो बच्ची जो है उनका एक कंडीशन, हार्ट कंडीशन भी थी और विदाउट फादर एक इस कर्ब में से गुजरना कि वो आ रहे हैं और तारीखों पर उनकी मुलाकात हो रही है या जेल में जाके मिल रहे हैं। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट मोमेंट्स होते हैं ज़िंदगी के इंसान की। तो वाकई इसका हिसाब कौन देगा, ये तो हम भी सही। मरियम नवाज साहिबा ने इसको बड़ा खुशाइंद मलिक साहब करार दिया है कि वो बाहर आ गए हैं, जमात जो है वो मजीद मजबूत होगी, 1 और 1 11 होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू है इसका वो ये भी है कि केस अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, जारी है, ठोस किस्म के सबूत भी मौजूद हैं। और फिर नैब के जो वकील हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ताख़ीर उनकी वजह से नहीं बल्कि आप लोगों की वजह से हुई है और 3 बार जो है वो डेट ली गई है। नैब की जानिब से कोई तारीख जो है वो नहीं ली गई। नहीं देखिए, मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं, जस्ट एक छोटी सी, क्योंकि मैं भी कोर्ट में था और एक जो हमजा साहब के वकील थे आज़म साहब और अमजद साहब, उन्होंने एक जब बात अदालत के सामने रखी कि अगर ताख़ीर इनके ज़िम्मे आती है तो आप यहाँ तक देख सकते हैं कि जिस दिन शहबाज साहब की वालिदा की मैयत घर पे पड़ी थी तो इन्होंने तो उस दिन भी तारीख नहीं ली। वो वकला वहाँ पर पेश हुए और उस दिन भी उनका जो प्रोसीडिंग्स थी, विटनेसेस रिकॉर्ड होने की, वो उस दिन भी हुई। तो इससे ज़्यादा कैलसनेस क्या हो सकती है, यानी कि आप उस हालत में जब आपके घर में आपकी वालिदा की मैयत पड़ी हो और आप अदालत में मौजूद हों और आपके खिलाफ शहादत रिकॉर्ड की जा रही हो, तो मेरा ख्याल है आई रेस्ट माई केस ऑन दिस। अपनी सारी बात को हम यहीं पे छोड़ देते हैं कि वो तो हमारे लोग तो कस्टडी में हैं और हम क्यों चाहेंगे कि ताख़ीर हो। हम तो इनसे तकाजा करते रहे, मांग के मीडिया पे रोज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे कि अगर आपके पास कोई
मटीरियल है तो उसको आप कोर्ट में लेकर जाएं, कोई आप रेफरेंस तो फाइल करें, बताएं तो सही कि आप क्या कह रहे हैं। और हमजा साहब की इंक्वायरी का नेचर जो है वो बड़ा डिफरेंट है। उसको उन्होंने इलोप किया है पूरी इंक्वायरी को, पहले कभी एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के नाम पे, कभी टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के नाम पे, लेकिन कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम कभी एलेज नहीं किया। ये कभी नहीं बताया कि ये जो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन है वो कैसे है, यानी आप उनको कहते हैं कि इज़ अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, लेकिन साथ ये नहीं बताते कि मिस यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्ड कैसे हुआ। वो ऑब्वियसली ये ज़रूर कहते हैं कि इनके असासों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, इस तरह की बात करते हैं, लेकिन सारी बात जो है वो उनके कारोबार के गिर्द रखते हैं और कोई भी ऐसा नहीं लाते मटेरियल जिसपे कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है वो सामने आती हो। तो इसमें काफ़ी लीगल टेक्निकल बात है, कोई ठोस शवाहिद वाली बात नहीं है। लेकिन आज ही मलिक साहब नैब के इलामी में तो ये कहा गया कि नैब की साख भी पहले से बेहतर हुई है, फिर कारकर्दगी भी जो है वो बेहतर हुई है। गैलप सर्वे का भी वो हवाला देते हैं कि गैलप सर्वे के मुताबिक जो है 59% लोगों ने नैब पर एतमाद का इजहार किया है। आप लोग उल्टा जो है वो तनकीद करते हैं, नैब खुद अपनी कारकर्दगी से बहुत मुतमिन है और कहते हैं कि पहले से तो काफ़ी बेहतरी आई है। अच्छा नहीं, देखिए मैं तो बड़ा सख्त नाकिद हूँ नैब के कानून का, नैब की इस पूरी बॉडी का और नैब के जो भी सिलसिलाकार बने हुए हैं। ये तो एक ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लॉ बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायरीज है टू बेसिक जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड हैं, उनके साथ ये कई जगह पर मुतसादिम है। गॉड नोस कि क्यों और कैसे आज तक जो मुख्तलिफ हुकूमतें और पार्लिमान रहीं बशमूल मेरे कि हमने इस चीज़ को क्यों नहीं वाई डिडंट वी वॉश इट आउट कि ये क्या है। एक तो इसका सियासी पहलू है, नैब का एक सियासी किरदार है, उससे कोई बात ढकी छुपी नहीं है। उसमें एक ये तासुर भी है कि नैब के बुनाए मुकदमात में प्रोसिक्यूशन कम होती है और परसिक्यूशन ज़्यादा होती है। ये सारे हकाइक तो अपनी जगह पर हैं। अब चेयरमैन नैब का जो मौक़िफ़ है कि उनकी कारकर्दगी बेहतर हुई है, तो वो ऑब्वियसली उसमें आपके सामने एक पोजीशन है कि वो इसको बेहतर कारकर्दगी जिसको कह रहे हैं उसकी हम उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और तनकीद किन बेसिस पे कर रहे हैं? एक तो नैब के सियासी किरदार पे, एक उसके ऊपर के इस कानून के साथ बहुत सारे ड्यू प्रोसेसेस जो हैं वो आपको नहीं मिल पाते और इसमें ज़्यादती का अंसर बहुत ज़्यादा शामिल है। इसमें लोगों को अपनी बेगुनाही साबित करने की, क्योंकि करप्शन एक वर्ड ऐसा है और उसके साथ। अच्छा मलिक साहब, अभी चूंकि सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि सेनेट के इंतखाबात सर पर हैं और माइन इससे कबल हमजा शहबाज शरीफ साहब का रिहा हो जाना जमानत पर, इस तरह से मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के लिए किस हद तक सूदबंद बात है ये? देखिए, हमजा साहब ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ और बड़ी जवामर्दी के साथ अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का सामना किया। अपने मौक़िफ़ की उन्होंने हमेशा अदालत में, अदालत के बाहर, असेंबली के फ्लोर पे, मीडिया के सामने उन्होंने यही कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और बतौर अपोजिशन लीडर वो अपना किरदार जो असेंबली के फ्लोर पे आके अदा करते रहे। तब भी कोई मौका बना तो उन्होंने यही बात की कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। इसमें उनकी रिहाई के बाद हम समझते हैं कि पंजाब की पार्लिमानी पार्टी बिलखसूस और हमारी जमात मुस्लिम लीग नून, क्योंकि हमजा साहब की एक लोगों के साथ जो ताल्लुकदारी है और उनका जो पूरी पार्टी के साथ एक सिलसिला प्रीवियस इलेक्शन से लेके और उनसे पिछले इलेक्शन से लेके एक कारकुनों के साथ उनकी एक वाबस्तगी और सारी, तो ये स्ट्रेंथन करेगी पार्टी को भी और पीडीएम को भी। सही, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी खुशाइन किस्म की खबर, जैसा कि मलिक साहब ने भी कहा कि उनकी अपनी पार्टी के लिए खिदमत है। मरीम नवाज साहिबा भी बहुत होपफुल नजर आई और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 1 और 1 11 होते हैं और मिलकर जो है वो पार्टी को मजबूती की तरफ लेकर जाएंगे। बहरहाल ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे, क्योंकि अहम दिन है। पीडीएम जो है वो मार्च की बातें करेंगे, सेनेट इलेक्शन सर के ऊपर है। तो देखना ये कि मरीम नवाज और हमजा शहबाज साहब की केमिस्ट्री इस सारे वक्त में कैसी रहती है और कितनी ज़बरदस्त किस्म की होती है और किस तरह से लीड किया जाता है अब मुस्लिम लीग नून को। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका में हैं। इस दौरे को इलाकाई और आलमी सियासत दोनों के लिए निहायत ही अहम समझा जा रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे श्रीलंका के मौके पर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। तिजारत, सरमायाकारी और साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी अहम पेशरफ्त सामने आ रही है, जबकि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक हुआ है। आज़ादाना तजारती फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने के साथ साथ सयाहत और हवाबाजी के शोबों में ताउन पर भी इत्तफाक किया गया है। दूसरी जानिब इस अहम दौरे से भारत को भी ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान खित्ते में तनहा नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल में इलाकाई ताकत के तौर पर अहम किरदार अदा करेगा। श्रीलंका में तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक मरतबा फिर से कहा है कि मेरा सियासत में आने का मकसद गुर्बत का खात्मा है। सरमायाकारी के जरिए गुर्बत को कम किया जा सकता है। I struggled for way back in almost 25 years ago. My motivation in politics was only one: poverty alleviation. I began to realize that in a country of right now 220 million people, the only way you can help the majority of the poor people is if you build a welfare state. वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान से एक मरतबा फिर ये वाज़ेह हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके दौरे इक़्तिदार के 2.5 साल से ज़ायद अरसे में गुर्बत कम होने की बजाय रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है। जनाब वाला गुर्बत कम नहीं हो रही, जबकि गरीब ज़रूर कम हो रहे हैं। पाक सरज़मीन के बासियों की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं जो इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में सस्ती हुई हो। हर चीज़ ना सिर्फ महंगी हुई बल्कि अवाम की पहुँच से दूर होती चली गई। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई ख़त्म करना चाहते हैं, मगर गंदम, आटा, चीनी, तेल, घी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई खत्म करना चाहते हैं, मगर सब्जियों और दालों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई खत्म करना चाहते हैं, मगर ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त साल के महंगे तरीन रेट पर फरोख्त हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब महंगाई खत्म करना चाहते हैं, मगर इससे पहले अंडों की कीमतों ने भी तारीख साज रिकॉर्ड कायम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म सब अच्छा करना चाहते हैं, मगर कर नहीं पा रहे। मसला ये है, अवाम महज वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम के दावों और वादों पर ही गुजारा कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी से मुल्क में अफरा तफरी का सा एक माहौल जन्म ले रहा है। मुल्क की मईशत ज़बूहाली का शिकार है। खसारे खत्म होने की बजाय बढ़ रहे हैं। मईशत में बेहतरी के दावे तो सामने आते हैं, मगर मईशत बेहतर हो नहीं पाती। हकीकत तो यह है कि महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। सच तो यह है कि अब हुकूमत से मुलाजमीन की तनख्वाहें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। कोरोना वबा के बाद तो हालात मजीद अबतर होकर रह गए हैं। जगह जगह लंगर खाने तो खोले गए हैं, मगर गरीबों को रोजगार फराहम नहीं किया जा सका। महंगाई कंट्रोल करने के लिए ना सिर्फ हुकूमत बेबस नजर आ रही है, बल्कि इन्हीं के मातहत प्राइस कंट्रोल कमेटियों में भी इतनी अहलियत ही नहीं कि वो हुकूमत को कोई मशवरा दे सकें कि बढ़ती हुई कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी ने जहां सनती तरक्की पर मनफी असरात डाले हैं, वहीं लाकानूनियत भी बढ़ रही है। गुर्बत, बेचैनी, मायूसी, अफरा तफरी फैल रही है। बेरोजगारी के बायस चोरी, कत्ल, धोखाधड़ी जैसे जराइम में भी इजाफा हो रहा है, और हकीकत तो यह है कि इसकी सबसे बड़ी वजह महज महंगाई और गुर्बत ही है। वज़ीर-ए-आज़म गुर्बत का खात्मा करना चाहते हैं, इसी मकसद के लिए वो सियासत में आए, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद 2.5 साल से ज़ायद अरसा बीत गया, वो ऐसा कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए, वजूहात क्या क्या हैं, और गुर्बत का खात्मा करने के लिए कौन कौन सी रुकावटें आए हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सियासत में आने का मकसद जो है वो गुर्बत का खात्मा था। एक बार फिर से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये बात बताई है। 2.5 साल का अरसा बीत गया, वो इक़्तिदार में हैं, कितने कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं अपने मिशन में, अपने मकसद में इमरान खान साहब आपको? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि 2018 के इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ ने 14 नुकाती हिकमत अमली का ऐलान किया था, जिसकी बहुत बड़े पैमाने पर तशहीर हुई थी, लेकिन उस पर अमल दरामद की कोशिश की ही नहीं गई, बल्कि उससे तकरीबन 100% इनहराफ हुआ है। उसकी एक वजह यह भी है कि इनकी काबीना भी इसके लिए तैयार नहीं है, तो पार्लियामेंट तो बहुत बात की बात है। लेकिन एक गलत फहमी में दूर कर दूं कि ये कहते हैं कि जी बहुत सी सारी पार्टियों का मजमूआ है तो वो कर नहीं पा रहे, लेकिन मैं रिकॉर्ड पर यह कहना चाहता हूं कि 2013 से 2018 तक जो चीजें सूबों के इख्तियार में थी NFC अवार्ड के बाद, उसमें KP ने वही कुछ किया जो पंजाब और सिंध ने किया था, और अपना कोई इंतखाबी वायदा गुर्बत में कमी, टैक्सों का वगैरह का कोई पूरा करने की कोशिश ही नहीं की।
اور نہ آپ کی गई है। नंबर 1, देखिए जो 14 नुकाती हिकमत अमली में पहला नुक्ता ये था कि इख्तिदार में आने के 100 रोज के अंदर विद इन 100 डेज हम अदल पर मबनी, इंसाफ पर मबनी एक टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। और जब आप ये नाफिज करेंगे तो जाहिर है कि टैक्सों की वसूली तकरीबन 3000 अरब रुपए बढ़ेगी, आवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा, और जो जीएसटी और बिजली और पेट्रोल और गैस के नर्ख कम करना मुमकिन होगा। लेकिन 100 रोज तो क्या ये 5 साल में भी नहीं करेंगे, मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये थी कि हम हंगामी बुनियादों पर, दूसरा नुक्ता था, तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाएंगे, उन वजूहात को दूर किया जाएगा जिनकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा होता है। लेकिन सर्कुलर डेट 1200 अरब पे लिया था, अब 2400 अरब पर हो गया, दुगना हो गया, 1200 अरब बढ़ गए। कोई इस्लाहात नहीं की, कोई लाइन लॉसेज नहीं किए, तो वो इस्लाहात क्यों नहीं की? वो जैसे केपी में नहीं की 2013 से 18, अब भी नहीं की। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पॉलिसियां ताकतवर तबकों के, अशराफिया कह लें, कार्टेल कह लें, माफिया कह लें, उनके दबाव पर और उनके मुफाद में बनाई गई हैं। डॉक्टर साहब ये जो इशारिये कंफ्यूजन पता कहाँ पर होता है? जब हुकूमत ही कहती है कि इशारिये बेहतर हो रहे हैं जी, मईशत में बेहतरी आ रही है, लेकिन अगर आम आवाम की बात की जाए तो हर सेक्टर में वहां पर टीका लगाया जा रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो बिजली की कीमतें हो, चाहे वो आम खाने पीने की अशिया हो, तो कोई एक भी चीज सस्ती नहीं हुई। नहीं, देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूं, एक होता है सियासी बयान, वो तो दे रहे हैं, लेकिन अशारिये की जब आप बात करते हैं तो मेरी मीडिया से दरखास्त होती है कि आप हुकूमत के अशारिये मत बताया करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो है और स्टेट बैंक के बताया करें। वो आदाद शुमार जो पब्लिश्ड हैं वो मनफी रुझानात दिखा रहे हैं। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता दूं, सियासत में आप कुछ भी कहते रहे। देखिए मैं आपसे एक अर्ज कर दूं, इस वक्त मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया, सर्कुलर डेट 1200 अरब से 1400 अरब रुपया हो गया। पेट्रोलियम लेवी, जिसको मैं उर्दू में कहता हूँ भत्ता, 2018 में 180 अरब रुपए का भत्ता लिया था उस वक्त की हुकूमत ने। महंगाई का जी का हदफ है 450 अरब रुपए का भत्ता पेट्रोलियम लेवी की मद में। जीएसटी अलग है, बिजली, पेट्रोल और गैस के नर्ख बढ़ाएंगे, बजट सारा बढ़ाएंगे, टैक्स की चोरी होने देंगे, सर्कुलर डेट बढ़ता चला जाएगा, पब्लिक सेक्टर के लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे, तो मुल्क की मईशत का क्या हाल होगा? एक तो ये है। मगर जिस खौफनाक चीज की तरफ मैं जिम्मेदारी से इशारा करना चाहता हूं, इस हुकूमत ने 3 ऐसे फैसले किए जिनमें से पहले 2 से 6000 अरब रुपया का झटका पाकिस्तान की मईशत को लगा, ना उसका कोई एहतसाब हो रहा है, ना कोई चीज हो रही है। और तीसरा IMF का मसला था। देखिए मैं आपको बताऊं, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने हलफ उठाया था इमरान खान साहब ने, 124 रुपए 20 पैसे का डॉलर था। स्टेट बैंक के इख्तियार होता है, उसके मुताबिक प्रेस रिलीजेस मौजूद हैं कि ये 100 जो है वो जमीनी हकाइक के मुताबिक है, ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक है, स्टेट बैंक कह रहा है, और वो ही डिटरमिन करता है। तो जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा था तो ये 159 रुपए 80 पैसे का एक साल में क्यों हो गया? जरा कोई मुझे बता तो दे। 124 रुपए से आप 159 रुपए पे ले गए, खुदा के गजब से डरे, क्यों हुआ? मुझे लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, गुर्बत कम करने का इरादा है, मकसद भी है, और इस चीज में भी कोई खदशा नहीं है कि वो नहीं काम करना चाह रहे, लेकिन हो क्यों नहीं रही? क्या ऐसे इकदाम फौरी तौर पर उठाने चाहिए? नहीं, देखिए मैं बात इरादा नहीं है, मैं आपको साबित कर दूंगा। अच्छा, देखिए शरह सूद पर आप आ जाइए। जब इमरान खान साहब ने हलफ उठाया 7.5% शरह सूद थी, डिस्काउंट रेट, एक साल में वो 13.25 हो गई। इन दोनों से 6000 अरब का झटका लगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतनी जो आपने शरह सूद बढ़ा दी, वो किस खुशी में बढ़ाई? किसने मशवरा दिया था? 17 अरब रुपए की आपने इंपोर्ट्स कम कर दी ताकि बजट वो कम हो जाए आपका, लेकिन आपने मईशत को चोक कर दिया। तो मुझे ये बताया जाए कि 7.5% जो डिस्काउंट रेट था वो खित्ते के मुल्कों में से ज्यादा था, तो आपने 13.25 क्यों किया? जरा मुझे बता तो दिया जाए। रुपए की कदर क्यों गिराई जबकि स्टेट बैंक वो कह रहा था जमीनी हकायक के मुताबिक है? तीसरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि जी हमने IMF से जाने में ताखीर की, वो हमारी गलती थी, गलती नहीं थी। देखिए या तो आप IMF के पास जाएं या स्ट्रक्चरल इस्लाहात करें। ये नहीं हो सकता कि आप इस्लाहात भी नहीं करें और IMF के पास भी नहीं जाएं। फिर जब आपने मुज़ाकराती टीम तब्दील कर दी, 2 लोग जिन्होंने मुज़ाकरात किए IMF से, वो चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान में नहीं थे, उन्होंने जो इक़दाम उठाए उसके नतीजे में महंगाई बढ़ी, गुर्बत बढ़ी। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हुकूमत ये समझती है, ये वाले
पिछली ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। डॉक्टर साहब का ये मानना है कि शायद जो मैंने कहा कि शायद इसमें कोई मजाका नहीं होगा कि हुकूमत कम करना चाह रही है, लेकिन कुछ इस तरह के इकदाम नहीं उठाए जा रहे जिससे कि फौरन जो है वो कमी आ जाए। लेकिन डॉक्टर साहब का ये मानना है कि कम करने की कोशिश ही उस तरह से नहीं की जा रही, बल्कि ताकतवर तबकों को बराह रास्त जो है वो फायदे मिल रहे हैं, आम आवाम के लिए सोचा नहीं जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। कहने को तो हम इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन अशरफुल मखलूकात होते हुए कुछ लोग हैवानों से भी आगे निकल जाते हैं। मुआशरे में जुल्म सितम और बर्बरियत की ऐसी ऐसी दास्तानें रकम की जाती हैं कि इंसानियत शर्मा कर रह जाती है। जुल्म और जबर जैसी बुराइयों के मुआशरे पर भयानक असरात मुरतब होते हैं। जब मुआशरे में नेकी और बदी का फर्क मिट जाए और हक और इंसाफ से काम लेने का रिवाज ही बाकी न रहे, तो वहां हैवानियत राज करने लगती है। हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई बेहिसी, जुल्म जबर और लाकानूनियत हद से गुजर चुकी है। रिश्तों का तकद्दुस कुछ इस अंदाज से पामाल किया जाता है कि इंसानियत खुद शर्मिंदा हो जाती है। लाकानूनियत भी ऐसी कि जंगल का कानून भी जुल्म सितम ना ढा सकता हो। जिस तरह के जराइम बढ़े, इससे मालूम होता है कि हम तहजीब और अखलाकियात से आरी मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुद को अशरफुल मखलूकात कहने वाले आज दरिंदों से भी बदतर नजर आ रहे हैं। गैर इंसानी सलूक और बेहिसी की एक मिसाल उकाड़ा के नवाही गांव में ससुरालियों ने कर दिखाई है। ससुरालियों ने दामाद पर वहशियाना तशद्दुद की एक नई मिसाल कायम कर दी है। दामाद को डेरे पर ले जाकर कुत्तों के बर्तन में दूध पिलाने पर मजबूर किया। उकाड़ा के कस्बा शाबूर के रिहायशी गुलाम रसूल गुज़श्ता रोज अपने घर की जानिब जाते हुए रास्ते में जमान और इकबाल नामी शख्स ने इसे काबू में लिया और डेरे पर ले जाकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान कुत्तों को पानी पिलाने वाले बर्तन में दूध डालकर जानवरों की तरह गले को रस्सी से बांधकर दूध पीने पर मजबूर किया गया। बेहिस अफराद जुल्म ढाते रहे और साथ साथ इसे फिल्माते भी रहे। सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से गुलाम रसूल को पटों से मारा जा रहा है। जुल्म जबर करने वालों ने इस कदर जुल्म किया कि गुलाम रसूल को एक आंख से भी महरूम कर दिया। लोगों की मुदाखलत पर गुलाम रसूल की जान बख्शी हुई। तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान गुलाम रसूल के करीबी रिश्तेदार हैं। मुल्जिमान जमान, मोहम्मद खान, इकबाल, इकराम, साले हैं, जबकि नौशेर सुसर है। मुल्जिमान गुलाम रसूल की दूसरी बीवी के भाई और वालिद हैं। बकौल गुलाम रसूल मुल्जिमान मेरी पहली बीवी से पैदा होने वाली बेटी साजिदा बीबी को घर से निकालने के लिए ये दबाव डालते थे। बेटी को घर से निकालने के इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासर शख्स गुलाम रसूल के मुताबिक अगवाकार मुल्जिमान इसके गले में रस्सा डालकर इसे घसीटते रहे। तशद्दुद से इसकी एक आंख की बिनाई जाती रही। दौरान तशद्दुद मुल्जिमान इसकी वीडियो भी बनाते रहे और कहते रहे वीडियो वायरल करके बदनाम करेंगे। मुतासर शख्स पर जुल्म तशद्दुद की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुल्जिमान जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसी अफसोसनाक वाक़े के हवाले से मजीद अभी तक क्या अपडेट है जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा उकाड़ा राना कासिम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कासिम, मुझे बताएगा कि मजीद अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में। होने के बाद डीपीओ फैसल शहजाद ने नोटिस लेते हुए डीएसपी सदर जियाउल हक की क़यादत में पूरी तौर पर कमेटी कायम की, जिसने रात गैर छापे मारते हुए एक साले को जमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुबह फिर छापे मारे गए और इसके बाद दो मजीद साले मोहम्मद खान और अहमद जमान को गिरफ्तार करके कर लिया। जी अच्छा, तो मुल्जिमान के पकड़ने की कुछ इतलात थी? क्या मुल्जिमान पकड़ लिए गए हैं? उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया? फिलहाल की इतला के मुताबिक 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा। मुल्जिमान ने इकरार जुर्म भी कर लिया है। जी अच्छा, ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद ये कार्रवाई हुई राना कासिम, या फिर उस शख्स ने जो मुतासरा शख्स है उसने खुद कोई दरखास्त दी थाने में? जी, मुतासरा शख्स ने 14 रोज कबल पुलिस को दरखास्त दी कि उसके साथ ये थाने सोज वाकया पेश आया, जिस पर पुलिस ने हस्ब रवायत सुस्त रवि का मुजाहरा किया। और जब ये वीडियो 2 रोज कबल वायरल हुई, जिस पर पुलिस हरकत में आई और डीपीओ फैसल शहजाद ने नोटिस लेते हुए डीएसपी को फौरी तौर पर अहकाम जारी किया कि मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। जी अच्छा, राना कासिम मुझे ये बताएगा कि अभी हालत कैसी है उसकी, क्योंकि कहा जा रहा था कि एक आंख की बिनाई भी जो है वो तशद्दुद की वजह से मुतासिर हुई है उस शख्स की। जी, मुल्जिमान ने मुतासरा शख्स पर इस कदर तशद्दुद किया है कि उसकी एक आंख की बिनाई भी जाती रही है। मुल्जिमान ने उस पर गले में रस्सा डाल के ना सिर्फ कुत्ते की तरह दूध पीने पर मजबूर किया, बल्कि उसके नाक से नकीले निकालने पर भी मजबूर किया। जी सही, वो तो हमने देखा है। कासिम मुझे ये बताएगा कि अभी कहाँ पर है, क्या अस्पताल में है, उसकी हालत है कैसी?
متاثرہ شخص کل سے اس کا فون بند جا رہا ہے, ابھی تک اس سے کسی کا رابطہ نہیں ہو رہا کہ وہ کس حال میں ہے. جی تو اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی سامنے آیا ہے, کسی نے کوئی رپورٹ کرانے میں مدد کی ہو یا بتایا ہو اس کے حوالے سے کہ واقعہ اصل میں کیا تھا, کیا وہی ہے جو سامنے آ رہا ہے؟ جی بالکل, یہ جو ملزم کی پہلی بیوی کی جو بیٹی ہے وہ اپنے سسرال سے جھگڑ کے گھر آئی ہوئی تھی, جس پر دوسری بیوی کے بھائیوں نے اس کو فورس کیا کہ تم اپنی بیٹی کو اس کے واپس بھیجو, جس پر اس نے ڈی پی او اکاڑا کو چند روز قبل درخواست دی کہ اس کے سالوں کی طرف سے اس کی جان کو خطرہ ہے, مگر پولیس نے فوری طور پر ایکشن نہیں لیا, جس پر یہ واقعہ پیش آیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رانا قاسم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مذہبی اسکالر ہیں. نعیم الحق بغدادی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ نعیم الحق بغدادی صاحب. بڑا ہی افسوسناک قسم کا واقعہ اور غیر انسانی کہیں تو بغدادی صاحب یہ درست ہوگا. اشرف المخلوقات جو ہیں وہ ہمیں کہا جاتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ جو جرائم ہیں یہ خطرناک حد تک بڑھ رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا انسانیت کی تصحیق نہیں ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جتنی گفتگو میں نے سنی اس سے یہ انسانیت کی تذلیل کا ایک گناؤنا واقعہ ہے, اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو بڑی تکریم دی ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر دور جاہلیت کا جو زمانہ تھا, یہ اس کی وہ صفات اور اس کی وہ یادیں آج پھر تازہ ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ جب لوگوں کے اندر نفرت, تعصب, عدم برداشت, عدم تحمل اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا اور تفاخر کے لیے طاقت کے زور پر ایک دوسرے کو ذکر کرنے کی صفات پائی جاتی تھیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر سیخ پا ہو کر بڑی بڑی جنگیں چھڑ جاتی تھیں جو 40 سال تک جاری رہتی تھی. لیکن کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اسلام نے آ کر سب سے پہلے اس تعصب, عدم برداشت, نسلی تعصب, تفاخر, طاقت, غرور, تکبر, برادریزم, ان چیزوں کا خاتمہ کیا, اور پھر ان کور ویلیوز کو جو کہ اس معاشرے کی صفات ہیں جن کے ذریعے انسان بنتا ہے, ان صفات کو, ان کور ویلیوز کو اس سوسائٹی کے اندر لاگو کیا, اور پھر خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی اس کا نمونہ تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت شکریہ عین الحق بغدادی صاحب. یقیناً مذہب سے دوری بھی اس طرح کے واقعات کے پیش آنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ایسا معلوم پڑتا ہے جب اس طرح کے انسان تشدد کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ایک خاص قسم کے جذبے کی جو ہے وہ تسکین ہو رہی ہے. یقیناً مذہب سے دوری ایک بڑی وجہ ہے اس کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.